हो गया फ्रेम भैया में मिल जाते हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से की बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में है, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करे। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। है हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट मजलिस की इस तजवीज को कबूल करेगी। मैं वक्फ का कानून लाऊंगा। मैं बुलडोजर से, जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए उठ गए। मैंने कहा कि तुम्हारे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर पुकारने से तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहां पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का गुलाम बनकर इनकी की बात करते। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, अगर आज भारत की पार्लियामेंट में मजलिस के अगर 5 से 10 एमपीज कामयाब हो जाते, तो क्या भारत की पार्लियामेंट में वक्फ का बिल कोई ला सकता था? मोदी बताओ मेरे को आप। अगर हमारे 5 से 10 एमपी कामयाब हो जाते, तो क्या कोई वक्फ का बिल ला सकता था पार्लियामेंट में? मेरे भाई, वक्फ का कानून बनाया गया, बिल लाया गया, और कानून में जब मैं वक्फ के बिल के ऊपर बोलना शुरू किया, तो कई बीजेपी आरएसएस के चुरकुट, इनके सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते नहीं, वक्फ जहां पे बोला डिक्लेयर कर देता वक्फ की प्रॉपर्टी।
अरे दीवानों, वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टी मेरी है मैं वक्फ कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी अब क्या कर रहे हैं इस बिल में? मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ बाय यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैंने कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ बाय यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, मोदी चाहते हैं उसको छीन लिया जाए। वक्फ बोर्ड में कलेक्टर को पावर दे रहे हैं कि कलेक्टर अगर बोलेगा इसमें डिस्प्यूट है तो कलेक्टर डिस्प्यूट के नाम पर वक्फ से निकाल देगा। ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज लिखा हुआ है, आंध्रा के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिखा हुआ है। और संघी लोग बोलते नहीं नहीं, खाली इस्लाम में है, मुसलमानों में है।